आस्था की जानकारी देखने के बाद आलोक जी के होश उड़ गए। अब इस लड़की को जिंदगी भर मेरे पोते अरमान सिंघानिया की पत्नी बनकर ही रहना होगा। दादाजी की इस परेशानी से अनजान अरमान के सभी दोस्त कुछ प्लान्स बना रहे थे और कुछ देर बाद उनमें से 2 लोग वहां से निकलकर सिंघानिया मैंशन की ओर रवाना हो गए। आस्था और अरमान की शादी कंप्लीट होने के बाद जल्दी ही विदाई का समय आ गया। उसकी नजर अपनी नानी को ढूंढ रही थी। वो सुबकते हुए धीरे से बोली, नानी, आप कहाँ हो? मुझे आपकी जरूरत है, प्लीज आ जाओ। आस्था को कोई आइडिया नहीं था कि आखिरकार उसकी शादी कितने बड़े मॉन्स्टर से हुई थी। जल्दी ही विदाई का समय आ गया और आस्था जल्दी से दौड़कर अपनी नानी के पास आई और उसने उन्हें गले से लगा लिया और बुरी तरह से रोने लगी। नानी! आस्था ने जैसे ही उन्हें नानी कहकर बुलाया, नानी बिल्कुल हड़बड़ा गई। नानी ने धीमी आवाज में पूछा, आस्था बेटा, ये तू है? नानी को इस बारे में पता चल गया था कि असल में जिसकी शादी आज यहाँ हुई थी वो उनकी लाडली आस्था थी। पहले तो वो शॉक्ड हो गई, फिर उनकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए। उन दोनों को रोते हुए देख दादाजी अब थोड़ा सा परेशान हो गए। वो मन ही मन सोचने लगे, अगर ये दोनों इसी तरह रोती रही तो बारी महफिल में अरमान को इस बात का पता चल सकता है कि उसकी दुल्हन बदल गई है और अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे परिवार की इज्जत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। अरमान सच्चाई जान गया तो उसके कहर से कोई नहीं बच पाएगा और फिर वो आस्था को अपने साथ घर लेकर भी नहीं जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आलोक जी अपने पोते के गुस्से को अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उन्होंने मनोज को जल्दी से कुछ इशारा किया कि वो अपनी माँ को अभी और इसी वक्त यहाँ से लेकर जाए। आहान और ध्रुव दोनों नानी को इतनी बुरी तरह से आस्था से लिपट कर रोते हुए देख रहे थे। वो दोनों ही हैरान होकर आपस में बात करने लगे। आहान ने कहा, भाई ये सब क्या हो रहा है? कहीं नानी को हमारे भाई के बारे में पता तो नहीं चल गया कि वो कितना खतरनाक है? कहीं इसीलिए तो ये भाभी से इस तरह चिपक कर तो नहीं रो रही है? तभी ध्रुव उदास होकर बोला, यार चाहे कुछ भी कहो, मुझे तो बेचारी नानी के लिए काफी बुरा लग रहा है। तभी आहान उदास होकर कहने लगा, पर फिर भी यार, आज के जमाने में इस तरह से कोई रोता है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे भाभी को हम सबके सामने से किडनैप करके ले जा रहे हो। आहान ने अपनी कोहनी ध्रुव को मारी और उसे घूरकर देखते हुए बोला, यार तू अपनी बकवास बंद कर। जब देखो तेरा दिमाग किडनैपिंग और क्रिमिनल ख्यालों में चलता रहता है। कितनी बार कहा है तुझे कि ये क्रिमिनल वेब सीरीज थोड़ी कम देखा कर। ऐसा कहकर आहान ध्रुव की बातों से इरिटेट होने लगा। ध्रुव ने शान से कहा, तुम देखना, एक दिन मेरे ये सारे थॉट्स तुम लोगों के लिए बहुत काम आएंगे। ऐसा कहकर वो अपना कॉलर ऊंचा करने लगा। जल्दी ही आहान और ध्रुव चुपचाप से सिर झुकाकर अरमान के ठीक पीछे जाकर खड़े हो गए। अब तक आलोक जी ने मनोज के जरिए आस्था की नानी को अंदर भिजवा दिया था। साथ ही साथ सभी मेहमानों को विदा करने के बाद वो आस्था को लेकर चलने का इशारा करने लगे, लेकिन आस्था के कदम जहां थे वहीं के वहीं रुक गए। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अरमान के साथ एक भी कदम आगे बढ़ा सके। फिर जैसे तैसे धीरे धीरे मनोज की पत्नी सीमा उसके पास आई और जैसे तैसे उसे खींचते खींचते थोड़ा सा आगे लेकर जाने लगी। वो गुस्से में धीमी आवाज में बोली, आस्था चल यहाँ से। लेकिन आस्था बड़े ही धीमे कदमों से रो रो कर सिसक कर चल रही थी। वहीं अरमान को उसके दादाजी ने सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि उसे दुल्हन के साथ ही चलना है। लेकिन आस्था के इस तरह से धीरे धीरे चलने पर अरमान बहुत ही ज्यादा चिढ़ गया और अब ये सब उसकी बर्दाश्त के बाहर हो गया। अचानक अरमान रुका और उसने आगे बढ़कर आस्था को गोद में उठा लिया। ये नजारा देख जितने भी लोग उस वक्त वहाँ मौजूद थे, सभी ने जोरों से तालियां बजानी शुरू कर दी। अरमान गुस्से से सबको घूरने लगा। तभी लोग खुश होकर कहने लगे, अरे हो रहा है, उसने अपनी नई दुल्हन को गोद में उठा लिया। ये तो कमाल हो गया। ध्रुव तो जैसे पत्थर के जैसा जम सा गया था। वो आहान से कहने लगा, यार मुझे पिंच करके तो देख, क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? तब आहान ने जोरों से उसकी कमर नोच ली। ध्रुव चीख पड़ा और दर्द से कराहते हुए कहने लगा, बेवकूफ,
तुझे पिंच करने के लिए बोला था, इस तरह बिल्ली की तरह नोचने के लिए नहीं। आहान ने कहा। यार मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मेरे अरमान भाई, जिन्होंने आज तक अपने आसपास लड़कियों को फटकने तक नहीं दिया, उन्होंने आज भाभी को पहले ही दिन गोद में उठा लिया। वो ऐसा कहकर मुस्कुराने लगा। तभी ध्रुव क्रिमिनल वाला दिमाग चलाने लगा और उसने डरते हुए कहा, तू गलत समझ रहा है। तुझे अरमान ब्रो के बारे में पता नहीं है क्या? जरूर इस हरकत के पीछे उनका कोई न कोई मकसद रहा होगा। अब चल फटाफट। जल्दी ही अरमान ने आस्था को ले जाकर गाड़ी में बिठा दिया। आस्था अब और भी ज्यादा डर और सहम कर बैठ गई। अरमान ने पहली बार किसी लड़की को इस तरह से अपनी गोद में उठाया था। ये उसके लिए कुछ अलग ही तरह का एहसास था। उसे उसकी बीवी एकदम हल्की फुल्की गुड़िया जैसी लग रही थी। आस्था बेचारी घूंघट में से कार की खिड़की से झांक रही थी कि उसे आखिरी बार उसकी नानी का चेहरा देखने को मिल जाए, लेकिन वहां उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब तो उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी वो शादी के वक्त इतना रो चुकी थी कि उसकी आंखों के आंसू भी सूख चुके थे। जल्दी ही गाड़ी सिंघानिया मैंशन की ओर रवाना हो गई। वहीं दूसरी ओर आकाश और सुमित आस्था के गृह प्रवेश के लिए जो कुछ भी उनसे बन पड़ा था, वो सारी तैयारियां कर रहे थे। आकाश ने सारी तैयारी करने के बाद मासूमियत से कहा, हमने YouTube वीडियो देखकर आरती की थाली तो तैयार कर ली है, लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि सब कुछ सही हुआ है या नहीं, और नई नवेली बहू का स्वागत किस तरह से किया जाता है। अब कलश में क्या क्या भरकर रखना है ये उन्हें पता नहीं था, लेकिन फिर भी सारा सामान रेडी कर वो अब खुश होकर दुल्हा दुल्हन का इंतजार करने लगे। तभी मैंशन पर कुछ गाड़ियों का काफिला आकर रुका। अरमान एक बार फिर से सिंघानिया मैंशन में एंट्री कर चुका था। आस्था की मामी ने आस्था को घूंघट उठाने से सख्त मना किया था कि वो किसी भी कीमत पर घूंघट नहीं उठाएगी जब तक कि वो अपने ससुराल नहीं पहुंच जाती, और आस्था ने ठीक ऐसा ही किया था। आस्था को कार से उतारने वाला वहां कोई नहीं था। तब एक नौकर ने आस्था के लिए कार का दरवाजा खोल दिया। आस्था नीचे उतर गई, लेकिन उसने घूंघट ओढ़ रखा था, इसीलिए उसे रास्ता समझने में मुश्किल हो रही थी। उसने हल्का सा घूंघट उठाकर नासमझी में इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ मार्बल का फर्श ही दिखाई दे रहा था। उसके अलावा उसे कुछ और नजर नहीं आ रहा था। तब अचानक दादाजी आए। उन्होंने देखा कि आस्था पीछे रह गई और अरमान लंबे लंबे कदमों से चलता हुआ मैंशन की ओर जा रहा है। दादाजी ने आवाज लगाते हुए कहा, अरमान ठहरो, तुम इस तरह बिना दुल्हन लिए मैंशन में एंट्री नहीं कर सकते। जाओ, दुल्हन को भी अपने साथ अंदर लेकर जाओ। दादाजी की बात सुनकर अरमान ने अपने दादाजी की ओर देखा, लेकिन इस वक्त वो मजबूर था, क्योंकि अरमान ने खुद ही अपने दादा से वादा किया था कि इस शादी में उसके दादाजी उससे जो कुछ भी कहेंगे वो वही करेगा। वो चिढ़ता हुआ सीधा आस्था के पास जाकर खड़ा हो गया और आस्था की ओर गुस्से से देखकर बोला, क्या तुम थोड़ा सा तेज नहीं चल सकती? या तुम्हें चलना ही नहीं आता? उसने आस्था का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे लगभग घसीटते हुए सिंघानिया मैंशन के अंदर लेकर जाने लगा। अब आस्था की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। एक तो उसने हाथ भरकर लाल रंग का चूड़ा पहना हुआ था, ऊपर से अरमान ने उसका हाथ काफी जोर से पकड़ा था, जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। हल्की सी चीख उसके होंठों से निकल गई, आह मेरा हाथ! लेकिन अरमान ने उसकी चीख को सुनकर भी अनसुना कर दिया। तुरंत आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान चारों एक साथ उसके सामने आकर खड़े हो गए और चिल्लाते हुए बोले, भाई। अरमान ने अपनी आईब्रोज उठाकर उन चारों की ओर देखा। एक पल के लिए चारों उसकी आंखों को देखकर डर गए, लेकिन आहान ने थोड़ी हिम्मत करते हुए मुस्कुरा कर कहा, ब्रो, आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकते। हमने बहुत सारी मूवीज और फिल्मों में देखा है कि जब भी कोई नई बहू आती है तो उसका अच्छी तरह से स्वागत किया जाता है। तो क्या हुआ अगर हमारे घर में कोई लेडी नहीं है? हम लोग तो हैं, हम तो भाभी का वेलकम अच्छी तरह से कर सकते हैं, है ना? अब जैसे ही आहान ने ये कहा, अरमान गुस्से से उसकी ओर देखकर बोला, लगता है कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है मैंने तुम्हें। तुमने बहुत कॉलेज का बहाना बना लिया। कल से तुम मेरे साथ ऑफिस आओगे। अरमान की बात सुनकर आहान की हालत खराब हो गई और वो कहने लगा,
नहीं नहीं भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऑफिस जाकर क्या करूंगा और इस बात का ऑफिस से क्या लेना देना? कल से तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट स्टार्ट होने वाला है। भाई आप नहीं जानते कितना सारा कॉलेज का काम करना है मुझे। सुमित भी हामी भरते हुए बोला। देखो अरमान, तुम इस तरह से बात को घुमा नहीं सकते हो। और अभी पहले हम तुम दोनों की आरती उतारेंगे और उसके बाद भाभी अपने दाएं पैर से ये कलश गिराएंगी और फिर तुम दोनों अंदर आओगे। सुमित की बात सुनकर अरमान का सब्र अब पूरी तरह से जवाब दे गया, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि वो अब इन रीति रिवाज को पूरा कर सके। अरमान ने गुस्से से कहा, इतना तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब हटाओ यहाँ से और तुम भी हटो मेरे रास्ते से। ऐसा कहकर अरमान गुस्से से आगे बढ़ने लगा। तभी दादाजी पीछे से प्यार से बोले, अरे बेटा, अगर बच्चे जिद कर रहे हैं तो करने दो उन्हें भी अपने मन की। अगर वो अपनी भाभी का स्वागत करना चाहते हैं तो करने दो, क्यों उन्हें रोक रहे हो? तब अरमान गुस्से से दादाजी की ओर मुड़ा और बोला, दादाजी, आपकी और मेरी शर्त सिर्फ शादी तक थी। शादी तक आपने जो कुछ कहा मैंने वही सब किया, लेकिन अब क्योंकि शादी हो चुकी है और आपकी सो कॉल्ड बहू घर में आ चुकी है, तो अब आपकी किसी तरह की कोई भी फरमाइश मानने या सुनने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अरमान की बात सुनकर आस्था का क्या रिएक्शन होगा? दादाजी का ये जबरदस्ती की शादी का फैसला आस्था की जिंदगी में क्या तूफान लाएगा? और जब दुल्हन बदल जाने की सच्चाई अरमान के सामने आएगी, तो क्या अरमान सच में आस्था और उसके परिवार की जान ले लेगा?